Hello, good evening and welcome all of you to this channel। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने रोहित सर, शैलन सर और मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, भरोसा दिखाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके ट्रस्ट को कायम रखेंगे और आपको एक कुछ अच्छा और उपयोगी चीज़ आपको प्रदान करेंगे हम। तो इस वीडियो का मकसद है हम यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हमारा जो प्रोग्राम है CGPSC मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसे हम CMP इन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम CGPSC प्रीलिम्स के बारे में पहले बात करेंगे, उसकी क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसमें, और उसमें क्या क्या बदला है, और एस्पायरेंट क्या है गलतियाँ करते हैं जिससे कि वो थोड़े से नंबर के लिए रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले this is your mentor Prasun Gupta. I am here. You can see about me. I was a educator in Byju's for 1 year. मैंने 1 साल तक वहाँ पे पढ़ाया था। मैंने CGPSC 2021 में 177 रैंक हासिल की थी। और मैंने अभी UPSC 2023 में प्रीलिम्स क्लियर किया है। मैंने मेंस लिखा है जिसका रिजल्ट अभी दिसंबर में आएगा। ठीक है, दिसंबर एंड तक इट इज़ एक्सपेक्टेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने व्यापम की परीक्षा में 57 रैंक लाई थी। ये वन सेवा का कुछ परीक्षा था, शायद क्षेत्र रक्षक या ऐसे कुछ एग्ज़ाम था, जिसमें ये जो लिस्ट का मैंने स्क्रीन ग्रैब दिया है ये मुझे आया था फिजिकल के लिए आया था। फिजिकल जो इसका नेक्स्ट राउंड था, बट मैं किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पाया था। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे। तो जो हमारा CGPSC प्रीलिम्स है, वो अगर हम बेसिकली देखा जाए तो जो 2019 के बाद न्यू पैटर्न आया है, उसमें क्या है कि ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही अजीबोगरीब सवाल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पुर्तगीज़ वाले 4-5 क्वेश्चन आ गए थे पिछले बार। उसके बाद डच की फैक्ट्री कहाँ लग रही है, मतलब डच की फैक्ट्री की सिटी पूछ रहा है और उसका फिर डेट पूछ रहा है, उसमें भी 4-5 पूछ दे रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे 2019 से पहले। 2020 के बाद से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। और जो पेपर का नेचर है वो डेफिनेटली अनडाउटेडली वो जो नेचर है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन ये हमारा हो गया प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं। हो क्या रहा है, नो डाउट डिफ़िकल्टी बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ कट ऑफ ड्रास्टिकली नीचे आया है। ठीक है, मतलब हमको डिफ़िकल्टी बढ़ रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहले ज़्यादा नंबर लाने पड़ते थे, अब कम नंबर लाने पड़ते हैं। इसके डेटा को देखते हैं एक नज़र में। तो जब हम 2019 प्रीलिम्स की बात करें तो आप लोग देखे होंगे कि उस टाइम पे लोग 130 125 नंबर लाने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, क्योंकि कटअप किया था 138 140। ठीक है, अब यहाँ से हुआ है पैटर्न चेंज 2020 से। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ड्रास्टिकली अराउंड 40 नंबर ड्रॉप हो गया। 40 नंबर का एक ड्रॉप आया है, मतलब सीधे 20 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ गया। यहाँ पे 20 क्वेश्चन का यहाँ पे फ़र्क पड़ गया है, मतलब आप 20 क्वेश्चन कम बनाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन है। ठीक है, प्रीलिम्स में। अब आते हैं अगले साल 2021 में। तो 2021 में क्या हुआ था, और डिफ़िकल्ट हो गया था। 2020 में क्या हुआ था कि इंडिया का पार्ट डिफ़िकल्ट किया था, CG का पार्ट थोड़ा सा ईजी हो गया था। तो उसके हिसाब से 102 गया था कट ऑफ, 102 104। लेकिन इसमें दोनों को डिफ़िकल्ट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए ड्रास्टिकली और ज़्यादा 25 नंबर और कम हो गया, मतलब मान के चलो 12 क्वेश्चन और कम आप बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से 25 नंबर का अलग से डाउनफॉल आ गया है। ठीक है, फिर 2022 में क्या हुआ था, 2022 में तो ये है कि अभी तक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया है, लेकिन 85-90 का कट ऑफ बोल रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो थे जो इकोनॉमिक सर्वे के थे और करंट के क्वेश्चन बहुत ईजी आ गए थे। ठीक है, तो वो जो 5-10 क्वेश्चन थे उसकी वजह से ये थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज हो गया है। तो इससे हमको हमारा लर्निंग आउटकम क्या हो रहा है, हमारा लर्निंग आउटकम ये हो रहा है कि हमको डिफ़िकल्टी से घबराना नहीं है। बस हमको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक नहीं है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने को
अपने को प्लान करके वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग 70-70 क्वेश्चन बना के भी लोग, ऐसा था कि बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट हुए होंगे, बॉर्डर लाइन में रहे होंगे, और यहाँ पे 65 क्वेश्चन में भी सेलेक्ट हो गए होंगे। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर कोई 35 क्वेश्चन भी सही से बना लिया है, 35-38 क्वेश्चन, तो उसका सिलेक्शन है, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी बढ़ी है, लेकिन ये है कि हमको पूरे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। कट ऑफ हमें कभी भी एकदम 100% मार्क नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमको लर्निंग आउटकम क्या मिलता है कि बढ़ने के बाद भी, डिफ़िकल्टी बढ़ने के बाद भी लोग क्लियर कर रहे हैं और लगातार क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या स्पेशल कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं? तो हम अगर देखें, हम अगर लोगों से बात करें तो उन लोग कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहे हैं, वो लोग बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो लोग बेसिक ही पढ़ के क्लियर कर रहे हैं। जो चीज़ें जो लोग पहले 2019 के टाइम पे पढ़ते थे, लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जितना उनसे बन रहा है वो बना रहे हैं, और जितना नहीं बन पा रहा है उसको एकदम आराम से छोड़ के आ जाते हैं, फिर भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पे हम आगे बात करेंगे कि कौन से छोड़ने हैं, कौन से बनाने हैं, और कैसा-कैसा पैटर्न होता है। बाकी आगे अपना अगला लर्निंग आउटकम देखते हैं। यहाँ पे क्या आता है कि हमको पता होना चाहिए कि क्या बनाना है और क्या छोड़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमको खुद पे भरोसा रखना है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एकदम से हमारा बाउंसर चला जाता है, फिर दूसरा क्वेश्चन करते करते 3, 4, 5 क्वेश्चन तक जाता है, तो 5 क्वेश्चन के बाद ना हम अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि सभी से बन रहा है, सिर्फ मेरे से नहीं बन रहा है, और यहीं पे हम गलती कर बैठते हैं। वो जो 5 क्वेश्चन शुरू में है, आपका किस्मत ख़राब था कि आपके सेट में वो क्वेश्चन पहले आ गए, ठीक है। तो आपको लगा कि मेरे शुरू से 5-10 क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो दूसरे लोग हैं उनसे भी नहीं बन रहे हैं, ठीक है। आपको आगे बढ़ते जाना है बिना अपने आप को कोसे। अगर आप अपने आप को कोसोगे तो आपका परफॉर्मेंस वहाँ ख़राब होगा, आप नर्वस होगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, वहाँ पे हार्ट बीट बढ़ेगा, और आप कोसोगे कि मैं ये नहीं पढ़ पाया, मैं ये नहीं पढ़ पाया, मैं गधा हूँ, मैं गधी हूँ, ऐसे करके आप कोसोगे, आपका परफॉर्मेंस ख़राब करेगा, ठीक है। तो आपके जो ईजी क्वेश्चन है वहाँ पर भी आप सिली मिस्टेक्स करोगे, आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से बाहर हो जाओगे। तो हम इस प्रोग्राम में इसी चीज़ को हम इस पर फोकस करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम इस पे अब बात करते हैं पैटर्न पे, और जो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इसको एक ईडीएम के थ्रू हम इसको बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, एक ईडीएम होता है ग्रैब द लो हैंगिंग फ्रूट। वो क्या होता है? अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपको मतलब काफ़ी कुछ ये क्लियर कर देगा चीज़ों को, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप रिलेट कर पाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, मान के चलिए ये एप्पल का पेड़ है, ठीक है, कोई भी पेड़ है, एक एप्पल का पेड़ है, और यहाँ पे 3 लेयर पे हैं। पहला लेयर जो है इसको बोलते हैं, ये वाला लेयर है लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब जो नीचे फ्रूट्स लटक रहे हैं ये सब वाले, ठीक है। तो ये है लो हैंगिंग फ्रूट। ये हमारे एग्जाम में होते हैं ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि 61st अमेंडमेंट का जो क्वेश्चन आया था, और ये वायु पुराण में महानदी का नाम क्या है, वो सब है लो हैंगिंग फ्रूट, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं दूसरे लेवल पे, जो थोड़ा से जिसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसको आप हाथ लगा के ही इसको पकड़ के आप तोड़ सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा है, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा चढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2 स्टेप चढ़ के आप इसको, या फिर कुछ सीढ़ी वगैरह लगा के आप इसको थोड़ा सा मेहनत करके आप इसको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जैसे कि जो सही जोड़ी वाला आया था, जो बुद्धा के संघा वाला जो आया था वो क्वेश्चन, और उसके अलावा भी करंट के जो 1-2 क्वेश्चन थे, ठीक है, वो आप थोड़ा बहुत मैनेज करके, जैसे कि डी वाई पाटिल वाले में जो क्वेश्चन आया था कि इसका फाइनल क्या हुआ, मैं 2022 के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो वो थे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा बहुत मेहनत करके आप कुछ फल यहाँ से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या था, हाईएस्ट हैंगिंग फ्रूट, जो यहाँ पे लगते हैं, जो बहुत सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में, अगर पेपर में अगर देखा जाए 2022 में, तो जो आया था मोंसेराटे वाला, कि जो पुर्तगाल का चर्च का जो पादरी था वो अकबर से कहाँ मिला, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ये। और या दूसरा बात हम कहें तो ग्लेशियर का जो एक आता था, ग्लेशियर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन
हम गलती क्या करते हैं कि हम इनके पीछे बहुत ज़्यादा दिमाग खपा लेते हैं। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मैं एग्जीक्यूशन के अलावा मैं तैयारी के लेवल पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर देखें, इन सबको आप आराम से बिना किसी एफर्ट के फटाफट आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इजी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं और मॉडरेट वाले को थोड़ा बहुत मेहनत करके कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है जब आप इस वाले ऊपर जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, जो सबसे हाई हैंगिंग फ्रूट है, जो सबसे ऊपर पे है, उस पर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। तो आप अगर यहाँ से चढ़ेंगे पेड़ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको गिर के आपका जान का भी खतरा है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ पे भी जब हम एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर इस पे बहुत फोकस करेंगे, इवन एग्ज़ाम हॉल पे, इवन आपके अभी 90 डेज में अगर आप इस पे फोकस करेंगे, आप पूरा याद करने बैठ जाएंगे कि आप मेरे मोन्सेराटे आ गया था, तो इस बार मैं सारे पादरी जो लोग हैं उनका मैं नाम याद कर लूँ, या फिर ग्लेशियर्स की लंबाई पूरा मैं लिस्ट बनाते रह जाऊँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अगर आप करने बैठेंगे तो आपका इसके चक्कर में ये मॉडरेट और इजी खराब हो जाएगा। आप इसको ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इजी और मॉडरेट को, और आपका ये जो इजी वाला क्वेश्चन है जिसको कोई छोड़ता नहीं है, वो आपसे छूट जाएगा और आप 2-3 नंबर से बाहर हो जाएंगे। तो आपको इसको स्मार्टली मैनेज करना है। मेन फोकस आपको इसमें करना है कि आपका जो ये है, एक भी फल यहाँ से न छूटे, आपका पूरा का पूरा यहाँ से लेके आना है, यहाँ से जितना बन पा रहा है उससे लेके आना है, और यहाँ को थोड़ा स्मार्टली मैनेज करके 1-2 यहाँ से भी पिकअप कर लेना है, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है, ये जो नीचे क्वेश्चन है, इसके भी आपको 2 नंबर मिलेगा, इसका भी आपको 2 नंबर मिलेगा, इसका भी आपको 2 नंबर मिलेगा। नंबर जब 2 ही है तो आप इसको बना के आपको क्यों आपको फालतू में वो करना है, ठीक है। तो माय पॉइंट इज यहाँ पे कि आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। किस पे ज़्यादा आपको वेटेज देना है, किस पे ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा एक देखते हैं क्या क्या लो हैंगिंग के लेवल पे आता है और हाई हैंगिंग के लेवल पे आता है, ठीक है। तो चलिए हम एक पेपर देखते हैं 2022 का। तो जैसे देखिए पहला है, इसको मैं बोलूँगा ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि क्या होता है जो इस पे क्या था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इसमें क्या है कि अगर आपको एक भी पता है तो आपको सही जोड़ी बना के इसको कर सकते हैं। तो हम इसको मॉडरेट पे लेके चलते हैं। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन थे, थोड़ा एक विवादित क्वेश्चन भी था, हड़प्पा वाला। इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है उस पर चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी, 10 मीटर्स एवरेज करके बोला था, ठीक है। तो इसको हम अभी मॉडरेट पे ही लेके चलते हैं। ये वाला भी मॉडरेट था। एक्चुअली हम इसका राजा का नाम याद करते हैं, इसको हम डिफिकल्टी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, हम राजा का नाम याद करते हैं और सन याद करते हैं। यहाँ पे उनके अध्यक्ष पूछ लिया था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट था। और इसके बाद जो ये वाला था वर्धमान महावीर वाला, ये जो क्वेश्चन था, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है मानता हूँ इंडिया जीएस का। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑप्शन सी है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो डायरेक्टिव वर्ड है, आप हम कई बार क्या करते हैं, नहीं को नहीं देख पाते हैं और हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि हाँ क्या सही है करके, और उसको हम टिक मार के जाते हैं। लेकिन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर वहाँ पर आप एकदम अच्छे से प्रेजेंट रहेंगे एग्जाम हॉल में, तो आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग नहीं को नहीं पढ़ पाए थे, क्या सही नहीं है, और वो लोग ए पहला तीर्थंकर देख के राइट मार के आगे बढ़ गए थे गोला लगा के, ठीक है। तो आपको वहाँ प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे, तो आपको ये डिफिकल्टी नहीं होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन सी को देखते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। लेकिन जब हम वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उनकी पत्नी का नाम और उनके कुल का नाम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो पत्नी का नाम पढ़ रहे हैं मतलब विवाह हुआ है, मतलब इसका आंसर ये है कि ऑप्शन सी गलत रहेगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 5 भी ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखिए क्या है, पहला है, यहाँ पे भी वही गलती करते हैं, वरामहेर की रचना पढ़े पंचतंत्र धादिका मार के आ गए, लेकिन यहाँ पूछा है नहीं। और जो ऑप्शन डी है अमर कोश, इसमें नाम में भी है अमर सिन्हा ने लिखा है, ठीक है। तो ये हमको इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन 6 जो है, क्वेश्चन 6 जो है, ये क्या है, ये है एकदम ऊपर का, ठीक है। जो मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है, वो नागभट्ट के पुत्र थे, नागभट्टू के पुत्र थे। ये कोई भी जनरल चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो थोड़ा घुस के पढ़ा उसको थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन 2 है
मतलब स्टेटमेंट 2 है, उनका साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, ये सबको पता है। तो हमको सिर्फ ऑप्शन 2 पता है, उससे हमको आंसर ये निकालना थोड़ा मुश्किल है। और जो तीसरा है, अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया, ये तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ये अगर आपके अगर बहुत नहीं बन पा रहा है, बहुत कम अटेम्प्ट है, तो ही इसको लगाना था। लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट ठीक ठाक हो गए हैं तो आपको इसको छोड़ना था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा मॉडरेट के लेवल में मानूंगा मैं, इसमें थोड़ा सा डिबेट भी चल रहा था। इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है। बाकी इसको मॉडरेट के लेके चलते हैं, और ये वाला भी मॉडरेट को लेके चलेंगे। ये सब स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आते हैं। बाकी और आगे अगर हम देखेंगे, हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे। अभी हम सिर्फ एक जनरल अप्रोच देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन देखें, ये वाला, ये तो आपको छूना ही नहीं है। ये आई डोंट थिंक सो कि कोई जो रैंक 1 लाया है उनको ही पता होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो था क्वेश्चन की कार्बनिक यौगिक के उनके गलनांकों के घटते क्रम में सजाइए, ठीक है। और ऐसा करते करते हम देखें तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये लो हैंगिंग मान सकते हैं, जो 19 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर रविदा जिल होगा। हम इसे डिटेल में बात करेंगे बाद में। और अगर हम आगे देखें तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, 61वां संविधान, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये सबको हमको पिक करना है। अब हम एग्ज़ाम हॉल में देखने बैठते हैं तो हम गलती क्या करते हैं, जैसे हम आए अभी क्वेश्चन नंबर 25 तक, तो इसमें क्या हुआ, हमको बहुत सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट मिले। तो हम क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, कि हमसे ही नहीं बन रहा है, सबसे बन रहा होगा, हम ही मूर्ख हैं, हम ही गधे हैं। तो हम जो ईजी वाले पार्ट हैं उसको भी छोड़ देते हैं, उसको भी हम पैनिक करके गलत गोला भर देंगे या कुछ गलत कर देंगे, ठीक है। तो हमको इससे बचना है। इस पर हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। हमको पहचानना पड़ेगा, हम इसका समरी ये है कि हमको पहचानना है ईजी कौन सा है, मॉडरेट कौन सा, डिफ़िकल्ट कौन सा है। और हमको ईजी ऐसे तैयारी करनी है कि ईजी और मॉडरेट वाला पार्ट एकदम से बन ही जाए, भले डिफ़िकल्ट वाला छूट जाए, ठीक है। और वैसे भी कट ऑफ हमको 70, 80, 90 के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हम जो इस पे फोकस करने वाले हैं, इस 90 डेज़ पे, पहले तो हम इसके बारे में हम बताएंगे। हम पूरा का पूरा इजी और मॉडरेट को अच्छे से कराएंगे और डिफ़िकल्ट को हम आपको टेकल करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या होता है कि सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस आपको तैयारी के समय महसूस होगा। और आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो फीलिंग है वो एकदम नॉर्मल है। अभी 90 दिन बाद जो व्यक्ति इस एग्ज़ाम को टॉप करेगा उसको भी अभी आ रहा होगा सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, मतलब जो सिलेबस है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। आप मान के चलिए 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। 2 ईयर से आप तैयारी कर रहे हैं, तो 2 साल पहले भी आपको जो लग रहा होगा कोई पेपर देके कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो आपको अभी भी फील आएगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि अगर आप 5 साल डाउन द लाइन भी देखें और आप 2028 का पेपर भी देखेंगे लगातार तैयारी करते हुए, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप कर रहे हैं ऐसा, तो आप 2028 का पेपर भी अटेम्प्ट करेंगे, उस टाइम भी आपको एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस आएगा ही। ये नॉर्मल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। सिलेबस इतना बड़ा है कि आप एक तरफ से चालू करके दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो आपको पहला वाला भूला भूला लगेगा, ठीक है। तो इधर पहुंचे तो आपको पहला वाला भूला लगेगा, पहला वाला जाएंगे तो आपको आखिरी वाला भूला लगेगा। कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन आपको इसी सेंस ऑफ अनकम्प्लीटनेस को फाइट करके और एक इसको साइकोलॉजिकल तरीके से फाइट करके आपको थोड़ा सा कंप्लीट फील करना है, तैयारी पूरी करनी है और आपको जाना है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस जो प्रीलिम्स के लिए है वो नॉर्मल है, क्योंकि कुछ भी पूछ देता है, एवरीथिंग अंडर द सन। सीएम के जो गोट बात का डेट है या फिर भेंट मुलाकात हो रहा है उसके जो डेट वगैरह पूछ देते हैं, ठीक है। और कितने पत्र, ये अधिकार पत्र, भूमि अधिकार पत्र वितरित हुए, ये सब भी पूछ देते हैं। तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि आपका कभी सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन उसी में लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको इससे पैनिक नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लास्ट में, ये क्या है, ये है फियर ऑफ फेलियर। तो फियर ऑफ फेलियर होता है, इसको आपको अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि अगर आप फियर ऑफ फेलियर को लेके बैठेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। और आप सब कुछ जानते हुए भी और सारा सब कुछ कंप्लीट किए हुए भी आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आप थोड़े से के लिए रह जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कल जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, ठीक है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जिन लोगों ने मैच देखा होगा उसमें आपने देखा होगा जो पाकिस्तान वाले थे वो लोग जब बैटिंग कर रहे थे तो उन लोग इतने
कॉन्शियस होकर खेल रहे थे, लोग डर डर के खेल रहे थे, अच्छे से उन लोग शॉट नहीं मार रहे थे, आधे आधे शॉट मार रहे थे, ठीक है, एकदम डर डर के खेल रहे थे और उनकी पूरी पारी ढह गई थी, ठीक है। जबकि उनके बैट्समैन अच्छे हैं और पिच भी बहुत अच्छी थी। बाद में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने बहुत इजीली बैटिंग की उसी पिच पे, ठीक है, लेकिन उसी पिच पे जो उनके बैट्समैन हैं वो कोई नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि उनका एक प्रेशर था, 7 बार पहले से ही हार चुके थे, ये उनका प्रेशर था। पास्ट में जैसे हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमारा पिछली बार 3 बार प्लेन ना निकला है तो हमारा 3-0 4-0 ना हो जा करके हम पहले से डरे रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये डर को हमको भूलना है अब, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर आपको अवॉइड करना है और इस जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है इस पे भी हम बात करेंगे, हम इसको कैसे इससे मैनेज करना है। जैसे कि रोहित सर हैं, रोहित सर मेडिटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको इस बारे में काफ़ी कुछ बताएंगे। मेरा भी जो एक्सपीरियंस है पास्ट फेलियर्स का और मेरे जो थोड़े बहुत सक्सेस मिले हैं उसका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा कि मैं इसको कैसे मैनेज करता था। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं भी बहुत डरता था पहले प्रीलिम्स से। मेरा भी शुरू में 1-2 बार नहीं निकल पाया था, यूपीएससी में मेरा 1-2 बार सीसेट की वजह से नहीं निकल पाया था, तो मैं बहुत ज़्यादा डरता था। लेकिन जब से मैंने फियर ऑफ फेलियर को छोड़ा है वो मेरे एग्ज़ाम निकलना चालू हो गए हैं, ठीक है। तो आपको इसको छोड़ना है और एकदम से बिंदास खेलना है, वहाँ पे जाके वीरेंद्र सहवाग जैसा खेलना है, जैसे वीरेंद्र सहवाग खेलते थे बिना डर के और 20 बॉल 30 बॉल में 50 रन मार के आते थे, वैसे हमको सारा कुछ टिक करके आना है और इसको सक्सेस लेना है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस पर हम ये सिर्फ बोलने से नहीं आएगा कि मैं बोल दूँ और आप सुन लो तो एक बार में आ जाएगा। इसको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप करेंगे, पढ़ते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम अब आते हैं हम अपने प्लान पे हम क्या करेंगे, जैसा कि मैं पहले बताया था, हम क्या करेंगे, फोकस ऑन लो हैंगिंग फ्रूट्स। मतलब कि लो हैंगिंग फ्रूट मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन सीजी के टर्म में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो होता है करंट, पिछली बार देखे होंगे कितना इजी क्वेश्चन आया था करंट का, और हम जो रिवाइज नहीं किया होगा फंस गया होगा। इसके बाद होता है डेटा, जो इकोनॉमिक सर्वे में आता है, 5 से 10 क्वेश्चन आया था, उसी को लोग बना के लोग लीड ले लिए थे, ठीक है। और उसके बाद आता है सीजी का पार्ट। ये तीनों लो हैंगिंग फ्रूट है। और उसके बाद जो इंडिया का पार्ट है वो अभी जो पिछले 3 साल से आ रहा है, ये थोड़ा सा हाई हैंगिंग फ्रूट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन तो ठीक ठाक आते हैं ईजी, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा इस पे, और हमको ये जो मॉडरेट और डिफिकल्ट है इंडिया वाला पार्ट है, इसको हमको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको स्मार्टली मैनेज करना है, कैसे उसको थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन से बनाना है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको थोड़ा बहुत पता है तो उससे आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। और ऑल्सो हम लोग हाउ टू अवॉइड फियर ऑफ फेलियर इसे ही बात करेंगे, और कैसे कॉन्फिडेंस गेन करना है इसे ही बात करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर CMP CGPSC मेंटरशिप प्रोग्राम का जो ये इंट्रोडक्शन था। इस पर अभी के लिए इतना ही है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम प्रॉपर 90 डेज प्लान की बात करेंगे, जिससे आपको क्लियर होगा कि आपको कौन सा शेड्यूल फॉलो करना है, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए, हम 17 से इसको चालू करेंगे। अभी मैंने थोड़ा सोचा कि पहले ही आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और हम इस पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, प्राइस जो हमने डिसाइड किया है इट विल बी, पहले हमने सोचा था कि थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, थोड़े कम लोग आएंगे तो, बट आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तो मैं एज़ प्रॉमिस, मतलब जो बोलते हैं ना कि वायदे के मुताबिक और वायदे से ज़्यादा, हम इसका प्राइस 199 ही रखने वाले हैं। इट विल बी 199 पर मंथ। तो दैट इज़ वेरी नॉमिनल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मी। आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।